हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने आपके पास पढ़ा था इसके ऑपरेशन में आपके पास था एक कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। समुच्चय में लगने वाला कुछ ऑपरेशन जो है वो आपके पास है पूरक। तो उसके बारे में आपको आज बता रहा हूँ। थोड़ा सा उस पर आधारित एक्सरसाइज हम करने वाले, अब मैं पहले भी बता चुका इसको। तो थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे आपके पास, ताकि जो आपके पास आपका थोड़ा भी डाउट हो क्लियर हो जाए। तो हमने पढ़ा कि किसी समुच्चय ए के लिए उसका पूरक कैसे निरूपित करते हैं, ए डैश द्वारा निरूपित करते हैं। ए डैश, जहाँ ए डैश इक्वल टू कहता है यूनिवर्सल सेट माइनस है। अब देखो माइनस अंतर है, मतलब अंतर वाला जो ऑपरेशन उसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर पूरक के निकाले, ठीक है। तो डेफिनेशन अनुसार जो अंतर का जो डेफिनेशन उसके अनुसार हो जाएगा, सभी एक्स का समुच्चय जो यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय में तो है किंतु ए में नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से आपके पास ये हो जाएगा। और इसका जब वेन आरेख हमने पढ़ा था, तो वेन आरेख कुछ इस प्रकार का बना, देखो। तो नीचे आपके पास ये वेन आरेख बनाया आपके पास, देखो ये समुच्चय, अगर ये यूनिवर्सल सेट है इसको रेक्टेंगल के द्वारा निरूपित करते हैं और उसका कोई उप समुच्चय ए है, तो जो सार्वत्रिक समुच्चय में ए के अतिरिक्त जितना भी भाग है उसे हम कहेंगे यू माइनस ए या सिंपली ए डैश के द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये आपके पास है समुच्चय पर लगने वाला एक ऑपरेशन, आपके पास किसी समुच्चय का पूरक निकालना है। और वो किस पर आधारित है, अंतर पर, जो हमने ऑपरेशन अंतर पढ़ा उस पर, ठीक। तो अगर कहा जाता है कि ए डैश क्या है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, वो एक समुच्चय होता है जिसमें वो अवयव आते हैं सार्वत्रिक समुच्चय के जो ए में प्राप्त ना हो आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। प्रॉपर्टीज़ क्या, देखो, जब भी हम किसी समुच्चय का यूनियन उसके पूरक से लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यूनियन। इस फिगर से आपको पता चल जा रहा है, देखो इस वाले भाग में अगर मैं इस वाले भाग जो यू माइनस ए नहीं है इसको सम्मिलित कर दूँ, यानी इसका इन दोनों का सम्मिलन ले लूँ, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, पूरा का पूरा यू, ठीक। उसी प्रकार से अगर ए का इंटरसेक्शन ए डैश से लें तो आपको मालूम है कि ए और ए डैश में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और ये है द्विपूरक वाला नियम आपके पास, जिसके अनुसार क्या आपके पास कि अगर आप ए डैश का डैश लोगे, पूरक का भी पूरक लेंगे तो दोबारा से मिल जाएगा, वही आपके पास समुच्चय ए प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है डी मॉर्गन्स रूल। डी मॉर्गन ने इनको आपके पास दिया था बस, देखो। तो डी मॉर्गन रूल आपके पास है कि जब ए यूनियन बी मतलब ए और बी दो समुच्चयों का सम्मिलन लिया जाए और उसका पूरा कर लिया जाए, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये डैश को हमने इस यूनियन पे वितरित किया है, तो डैश दोनों समुच्चयों पे वितरित हो जाएगा। और यूनियन का ठीक कन्वर्स यानी आपके पास जो उल्टा होता है वो क्या होता है, वो आपके पास उभयनिष्ठ जो आपने पढ़ा था इंटरसेक्शन, यानी सर्वनिष्ठ में पढ़ा था, तो वो यूनियन किस में चेंज होगा, इंटरसेक्शन में। तो ये इस प्रकार से आपके पास पहला नियम है डी मॉर्गन का। और दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन, दो समुच्चयों के इंटरसेक्शन पर अगर हम डैश यानी पूरक को वितरित करते हैं तो इन दोनों का तो पूरक हो जाएगा, पर इंटरसेक्शन का उल्टा क्या हो जाएगा, यूनियन आपके पास है। तो ये है दो हैं डी मॉर्गन्स के रूल। तो ये आपके पास था समुच्चय पर लगने वाला जो ऑपरेशन आपके पास, या समुच्चय क्या, पूरक समुच्चय हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसके जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको लिखा है, उसका वैन आ रखी है इस प्रकार से, ठीक। तो आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, आपकी किताब की एक्सरसाइज है 1.5, वो इसी पर आधारित होने वाली है आपके पास। हम एक एक करके ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं आपके पास, ठीक। कुछ मैं करूँगा, कुछ आप खुद करने वाले हो आपके पास, ठीक। तो एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मैं बताऊँगा, कुछ आप कर लेंगे आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सारे आपके पास है, तो कुछ आप भी करेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा कुछ, ठीक। तो इसमें यूनिवर्सल सेट के रूप में पहले 9 जो धन पूर्णांक है ये भी कह सकते हैं, या पहली 9 प्राकृत संख्याएं वो आपके पास दी हुई है, ठीक। फिर समुच्चय ए बी और सी तीनों की तुलना इसके उप समुच्चय हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय है, तो सार्वत्रिक समुच्चय के ही ये सारे उप समुच्चय ए बी और सी, ठीक। आपको इनके लिए ये कुछ पार्ट्स हैं वो मैं निकाल रहा हूँ, आप बाकी निकाल सकते हो, ठीक है। ए डैश निकालना है, तो ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए। अब अंतर निकालते हैं, तो अंतर निकालना तो हम पहले भी सीख चुके हैं। इसमें यू मतलब आपके पास जब अंतर निकाला, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम अंतर निकाल चुके हैं, तो इसका ए डैश का अर्थ हो गया ए यू माइनस ए, मतलब तो यू के ऐसे अवयव जो किसमें ए में नहीं। तो देखिए आपके पास यू के वो अवयव जो ए में नहीं, तो ए में है 1 2 3 4, तो यू में से 1 2 3 4 को हटा देना, जो बाकी बच गए वो आपके पास हो गए ए डैश के अवयव 5 6 7 8 और 9। देखिए ये यू के वो अवयव हैं जो ए में नहीं है, क्योंकि ए में तो 1 2 3 4 था, तो यू में से 1 2 3 4 हट जाएगा और केवल क्या बच जाएगा 5 6 7 और 8। तो ये आपके पास क्या हो गया, ए डैश प्राप्त हुआ आपके पास, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा आपके पास है ए डैश, ठीक। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार की रहेगी, आपने जो डेफिनेशन पढ़ी उसके अनुसार हो जाता है, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए में ना आए,
यू में तो आए पर ए में ना हो, तो क्या आ रहा है 5 6 7 8 और 9। अब जरा तीसरा भाग जो इस क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ, यह है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब थोड़ा सा ध्यान देने, इसको करने के तरीके दो होने वाले हैं। देखो सरल विधि से बता रहा हूँ मेरे पास, पहले सिंपल था, अगर ये यूनियन लिया गया तो ये एक समुच्चय ही प्राप्त हुआ होगा। तो उस समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट जो बेसिक डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन मालूम है कि ए डैश इक्वल टू होता है यू माइनस ए। इस डेफिनेशन के अनुसार यहाँ पर ए के स्थान पर ए यूनियन सी है, तो मैं लिखूंगा इसको यू माइनस ए यूनियन सी। ये मैं ऐसा लिख देता हूँ भाई, जैसे ए डैश में यू माइनस ए होता है, वैसे ही इसका अगर होल डैश निकालना तो यूनियन माइनस ये लिखा जा सकता है। अब देखो यू माइनस ए यूनियन सी, अब थोड़ा ध्यान दो, ए यूनियन सी, तो अब यूनियन निकालना है, तो यूनियन ए ये है और सी है, तो यूनियन कैसे निकालते हैं, यूनियन भी एक समुच्चय होगा। जैसे आपको निकालना है ए यूनियन सी, तो वो एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें आने वाला अवयव या तो ए में है या सी में। तो देखो क्या प्राप्त होता है, ए यूनियन सी, ए ये है और सी, मतलब ऐसे अवयवों का समुच्चय जो ए में है या सी में। तो पहले मैं ए के अवयव लिखता हूँ, 1 2 3 और 4, ये तो ए के हिसाब से हो गया। अब उसके पश्चात सी के हिसाब से देखो, क्योंकि 3 और 4 पहले ही ए में आ चुका है, तो उसको दोबारा लिखना नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। उसके बाद क्या आएगा, जो नहीं थे ए में वो लिख दिए जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 और 6। तो ये हो गया ए यूनियन सी। तो मेरे ख्याल से आप इजीली अब यू माइनस इस समुच्चय को निकाल सकते हैं। तो जो कि क्या प्राप्त होगा, देखो यूनियन में से जब इस समुच्चय को माइनस करें तो मतलब ऐसे अवयव यूनियन के जो इसमें है पर इस समुच्चय में यानी ए यूनियन सी में प्राप्त, ये आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त है ए यूनियन सी। तो आपके पास इसकी डेफिनेशन सर आपके पास होना चाहिए था, सभी x के समुच्चय जहाँ x बिलोंग्स टू यू बट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो क्या मिलेगा आपके पास, u के वो अवयव जो ए यूनियन सी में नहीं है। इसमें था 1 2 3 4 5 6, तो कौन कौन से रह गए, 7 8 और 9। तो ये आपके पास हो गया ए। अब इसके बाद है ए डैश का होल डैश, जो कि आपके पास एक प्रॉपर्टी भी है। चाहे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए, तो क्या मिलना चाहिए मुझे, जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार मिलना चाहिए, ए डैश का डैश इक्वल टू ए, यानी मुझे मिलना चाहिए 1 2 3 4, ये मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, एक तरीका तो ये बाय प्रॉपर्टी के अनुसार। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, देखो ए डैश का डैश, तो मैं इस गुण का यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा ए डैश का होल डैश इक्वल टू हो जाएगा यू माइनस ए डैश। भाई आपको मालूम है किसी समुच्चय का पूरा कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस समुच्चय को माइनस करते हैं, यहाँ पर समुच्चय के रूप में ए डैश प्राप्त है। और मैं ए डैश पहले ही निकाल चुका हूँ, देखो आपके पास पहले पार्ट में मैंने ए डैश ही निकाला है, क्या था 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 5 6 7 8 और 9। तो इस दूसरे मेथड से जब मैं निकाल रहा हूँ तो आपके पास ऐसा समुच्चय आएगा अवयवों का जो यू में तो है किंतु ए डैश में नहीं है। तो ए डैश ये था, तो कौन कौन से अवयव हैं वो आपके पास हो रहा है 1 2 3 4, जो कि कुछ और नहीं क्या है ए। तो यहाँ से मैंने एक प्रकार से आपके पास ये प्रॉपर्टी जो थी ए डैश, ए का अगर डबल डैश निकाला जाए तो क्या होगा, उसका पूरक प्राप्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके पास आपका इसका 5वां भाग था। सिंपल सा आपके पास, अगर आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद है कि ए डैश का डैश इक्वल टू ए होता है तो ये निकल गया। अगर वो याद नहीं भी है, आपको ए डैश की प्रॉपर्टी याद है, तो क्या हो जाएगा, ए डैश का जब मैं डैश निकाल रहा हूँ तो ये होगा यू माइनस ए डैश, और ए डैश मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, ये आपके पास ए डैश है। तो मैं इसमें से यू में से इसको माइनस करूँ तो क्या प्राप्त हो जा रहा है, दोबारा से ए प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमने उस प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर लिया। ठीक, अब जरा इसका 6वां पार्ट देखिए आपके पास, ये है बी माइनस सी का होल डैश। अब b माइनस सी का होल डैश, अब इसको एक समुच्चय के रूप में लिया जाए, अगर ये a है तो उसका डैश कैसे निकालते हैं, u में से उस समुच्चय को माइनस कर देते हैं। तो u माइनस, अगर मैं कहूँ b माइनस सी बताइए, तो क्योंकि इससे पहले एक्सरसाइज में हम कई बार कर चुके हैं, तो b माइनस सी मतलब b के ऐसे अवयवों का समुच्चय जो b में है किंतु c में नहीं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, b ये है और c ये है। अब ऐसे अवयव b के जो b में तो है किंतु c में नहीं, तो इसमें देखो 2 4 6 8, इनमें से कौन कौन से अवयव जो c में भी हैं, 2 ये 4 और 6, देखो 4 और 6 इसमें है ना, तो 4 6 को लेना केवल ऐसे अवयव जो b के जो c में नहीं, वो कौन कौन से हैं, 2 और 8। तो ये हो गया 2 और 8। तो अगर आपके पास ये 2 और 8 b माइनस सी के रूप में प्राप्त हुआ है ये समुच्चय जिसमें अवयव 2 और 8 हैं, तो ईजिली मेरे ख्याल से आप u माइनस ये भी निकाल सकते, मतलब u के ऐसे अवयवों का समुच्चय जो u में तो है किंतु b माइनस सी मतलब इसमें नहीं है, तो कौन कौन से हैं, वो हैं आपके पास
1 3 4 5 6 7 8 तो आ चुका है, यहाँ पर क्या आएगा 9। तो ये आपके पास है b माइनस सी का डैश। तो आप डैश को इजीली निकाल सकते हो, प्रत्येक उसमें u में से उस समुच्चय को माइनस कर देना आपके पास, ठीक। तो इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके पास। अब दूसरा क्वेश्चन भी सरल था इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूँ आपके पास। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे आपके पास। देखो तीसरे क्वेश्चन में आपके पास सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में सेट ऑफ नेचुरल नंबर बता दिया गया है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको मालूम है क्या होता है, वही 1 2 3 4 ऐसे चलते हुए अपरिमित होता है, आगे डॉट डॉट करके। ये धन पूर्णांक भी आपके पास कैसे हैं, ठीक। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का काम करने वाला है, ठीक। मतलब जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे इससे संबंध होंगे, ठीक। और जो समुच्चय आपको इससे पहले रोस्टर रूप में दिए थे, आप किस रूप में दिए हैं, समुच्चय निर्माण रूप। तो आपको करना क्या है, इन समुच्चयों के लिए पूरक ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पूरक। तो एक एक करके करेंगे। देखो पहला समुच्चय ए, ये दिया हुआ है सभी x जहाँ क्या होने वाले हैं, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर आपको मालूम है कौन कौन से होते हैं, सम भी हों और प्राकृत संख्याएं भी। क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 और ऐसे चलते हो बस, ठीक। तो इसका पूरक निकालना है। तो इसका पूरक मैं कहूँ तो ए डैश कैसे निकलता है आपको मालूम है, आपके पास u माइनस ए निकालना पड़ता है। तो अगर यूनिवर्सल सेट ये है जो कि यहाँ पर किसे काम कर रहा है, n माइनस ए करना पड़ेगा। तो सभी प्राकृत संख्याओं में से का समुच्चय ही होना है, पर जो अवयव किसमें, a में नहीं है। तो a में तो 2 4 6 8 10 थे, तो n माइनस ए में क्या प्राप्त होंगे, यानी आपके पास प्राप्त होंगे उसमें 1 3 5 7 ऐसे चलते हैं बस। तो आपके पास ये आया a डैश, पर ये तो रोस्टर रूप में मैं चाहता हूँ कि इसको, क्योंकि प्रश्न समुच्चय निर्माण रूप में, तो समुच्चय निर्माण रूप में। तो अगर आप इसको देखो तो क्या है, 1 3 5 7 ये किस प्रकार की संख्याएं हैं, ये विषम है, विषम संख्याएं और प्राकृत संख्याएं भी हैं। तो a डैश इक्वल टू हो जाएगा सभी x का समुच्चय जहाँ x इज, यहाँ पर इवन था तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर्स। ये किसका है कि आपके पास क्या होना चाहिए, x को क्या होना है, एक विषम प्राकृत संख्या होना है। तो सिंपल सा आपके पास है। अब प्रश्न क्योंकि समुच्चय निर्माण रूप में था, जैसे मैंने इसका आंसर भी कैसे लिख दिया, समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया, ठीक। अब ये तीसरा पार्ट देखिए पर, मैंने इसको मान लिया समुच्चय भी है। अब समुच्चय को सारा समझ लेना है। x इज सभी x का समुच्चय जहाँ x को क्या होना है, एक पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 का धनात्मक गुणज होना है। क्या होना है, 3 का धनात्मक गुणज। तो आपको मालूम है b में क्या क्या आएंगे, बताओ 3 के गुणज क्या क्या होते हैं, रोस्टर रूप में लिख रहा हूँ। ये हो रहा है 3 6 9 12, इस प्रकार से संख्या बढ़ती जाएगी, ये इस प्रकार से आ रहा है। तो अगर मैं पूछूं इसके लिए b डैश क्या होगा, b डैश क्या होगा, देखो यानी अब मैं उसके हिसाब से लिखूँ तो u माइनस बी, ये तो पढ़ा हमने डेफिनेशन की जो फॉर्मूला उसके अनुसार यही है, u माइनस बी। अब u तो यहाँ पर है प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्याओं में से b को माइनस करूँगा तो यानी जो 3, अब जो संख्याएं आएंगी मतलब क्या होगा, जो b में नहीं होंगी, यानी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो समुच्चय b में नहीं है, कौन कौन सी हैं, 1 2 3 तो है उसमें, यानी 4 5 6 भी है, फिर 7 8 और ऐसे चलते हुए, ठीक। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये जो संख्याएं प्राप्त हुई ना, ये 3 का पॉजिटिव गुणज नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होगा, b डैश इक्वल टू हो जाएगा सभी x का समुच्चय जहां x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ जो क्या है, 3 का धनात्मक गुणज नहीं है। तो कौन कौन से हों, पॉजिटिव नंबर भी होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्या है, प्राकृत या पॉजिटिव मल्टीपल भी कह सकते हैं आपके पास, या पॉजिटिव नंबर्स भी कह सकते हैं, या नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ, ये आपके पास x बिलोंग्स टू n, ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो प्राकृत संख्या भी हो और x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 का धनात्मक गुणज नहीं होना है। तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 तो होगा नहीं, 4 5 7 8 इस प्रकार से, ठीक। तो इस प्रकार से हो गया। तो ये था आपके पास तीसरा पार्ट इसका, तीसरे क्वेश्चन का, ठीक। अब आगे इसी प्रकार से मैंने मान लिया, ये 5वें क्वेश्चन में है आपके पास सी, मैंने इसको समुच्चय मान लिया। अब इसको जरा समझ लो, x इज अ नेचुरल डिविजिबल बाय नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, इसको नंबर नहीं लिखा है तो नंबर लिख लो, नेचुरल नंबर डिविजिबल है 3 and 5। ध्यान देना इन शब्दों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड लिखा है
3 का से भी विभाज्य हो और 5 से भी विभाजित हो। ध्यान देना, आपके पास 3 से भी और 5 से भी, तो आपके पास सी में क्या आएंगे बताओ। ध्यान देना कि 3 से भी होना है और ये एंड का मतलब और, तो आपके पास 3 से भी होना है और 5 से, तो इसमें क्या क्या आएंगे बताओ। क्या 3 आएगा? नहीं, क्यों, फिर 5 भी नहीं हो रहा है, सीधे क्या आएगा 15, 30, 45, इस प्रकार से आने वाला है। देखो अगर मैं बोलूं कि जो डिविजिबल होगा मतलब दोनों से होना चाहिए, 3 से भी और 5 से भी, तो क्या कर रहा है 15, 30, 45 इस प्रकार से बढ़ते हुए आपके पास, ठीक है। तो ये सी मिल रहा है, तो सी डैश क्या होगा, वही u माइनस सी, 1 2 3 चलते हुए 14, फिर 15 नहीं आएगा, क्या आएगा 16, फिर ऐसे चलते हुए 29, फिर 30 नहीं आएगा 31, इस प्रकार से चलेगा बस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मिल रहा है। तो अगर आप देखो तो ये जो है यहाँ पर जो ये अक्षर आपने लिखा है एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 3 और 5 दोनों से ही विभाजित होना, मतलब ये आपके पास आ रहे हैं 15, 30, इसके अलावा बीच में कोई संख्या ऐसे आपके पास क्या, देखो 15 से पहले कोई संख्या जो है ना 3 और 5 से विभाजित है, नहीं। फिर 30 और 15 के बीच में कोई संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है, नहीं। तो ये इस प्रकार से आ रहा है 15, 30, 45 इस प्रकार से, ठीक। तो आपके पास ये डैश है, पर ये रोस्टर रूप में है, मैं चाहता हूँ समूचे निर्माण में हो। तो समूचे निर्माण में क्या होगा, अब देखना, इसको थोड़ा सा समझना इसको। अब ये जो संख्याएं हैं, अगर मैं कहूँ वो 3 से और 5 से विभाजित ना हो, अब मैं कहता 3 और 5 से विभाजित ना हो, तो उस टाइम पर देखो आपके पास इस केस में बताओ क्या होना है। अब जो कंडीशन आएंगी बताओ क्या आएगा, वो ऐसे धन पूर्णांक होंगे जो 3 से भी भाज्य ना हो या 5 से भी भाज्य ना हो। अब अगर मैं कहे 3 से भी विभाज्य नहीं है, मतलब ये 3 आ जाता, फिर तो 3 को भी नहीं निकालना है, यहाँ पर 5 भी रहा होगा, वो भी नहीं होना चाहिए। तो 3 से भी नहीं हो या 5 से भी विभाज्य नहीं हो, तो आपके पास हो जाएगा सिंपल सा, आपके पास सभी x का समुच्चय जहाँ x क्या है, बिलोंग्स टू n, n है तो पूर्णांकी होने वाला है आपके पास, ठीक। और x डज नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से भी नहीं होना है आपके पास और 5, और ना ही किसी होना है 5 से। अब देखो अगर मैं कहता 3 और 5 दोनों से नहीं है तो 3 डिविजिबल होता है, इसलिए आपके पास क्या 3 या 5 से विभाजित नहीं होना है, 3 से भी नहीं होना है और 5 से भी नहीं होना। तो ये 3 ऐसा नहीं कि 5 से 3 से होना होता तो ये 5 हो जाता, ये 3 हो जाता आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आपके पास उसको ना तो 3 से होना है या ना ही 5 से विभाज्य होना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब ये है इसका 7वां क्वेश्चन। अब देखो क्या है, x इज ए परफेक्ट क्यूब। आपने घन संख्याएं पढ़ी हैं आपके पास, ठीक है। तो घन संख्या आपके पास तो कौन कौन सी होती हैं बताइए। प्राकृत भी होना है और घन भी होना है। 1 होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इसी प्रकार से आपके पास चलते हुए ये हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स, ठीक। तो परफेक्ट क्यूब ये हैं, तो इसका डैश क्या हो जाएगा, जो u माइनस डी के द्वारा भी निरूपित किया जाता है। अब मैं इसको डायरेक्ट रोस्टर रूप में लिख रहा हूँ। अगर ये 3 का परफेक्ट, ये मतलब परफेक्ट क्यूब हैं, तो इसके मतलब कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ऐसी संख्याएं जो 3 का जो मतलब क्या हो, पूर्ण घन संख्या ना हो। तो यहाँ पर आएगा सभी x का समुच्चय जहाँ x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, जो कि क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है आपके पास, ठीक। तो क्वेश्चन सिंपल से हैं, बस आपको बताओ ध्यान देना है। अगर रोस्टर रूप में है तो रोस्टर रूप में लिखेंगे उसका डैश, और अगर आपके पास समूचे निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म में तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही उसके आंसर लिखें। जैसे अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में तो मैंने आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे ना बस। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि अगर आपके पास समूचे निर्माण रूप में दिखा है तो आप सॉल्यूशन भी किस में निकालोगे, समूचे निर्माण रूप में ही लिखने वाले हो, ठीक है। तो ये मैंने समूचे निर्माण रूप में ही लिखे हैं आपके पास, ठीक। तो आप ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में भी आते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान देना है कि वो आपके पास समूचे निर्माण रूप में है तो समूचे निर्माण रूप में ही उसके सॉल्यूशन आएंगे, ठीक। अब ये एंड है तो एंड का जब परिवर्त लेंगे तो क्या मिल जाएगा, और प्राप्त होगा। जैसे आप ये इंटरसेक्शन है तो और क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। इन शब्दों का यूज़ करना है। आगे आपके पास प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, एंड और का आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास होने वाला है। अब पास उसी क्वेश्चन का आपके पास 9वां भाग है। इसको मैंने मान लिया ये समुच्चय है ई।
पहले समझ लेना आपके पास कि x ऐसी प्राकृत संख्या है जहां आपके पास क्या है 2x प्लस 5 = 9, ये इस प्रकार से है। तो x आपके पास ये है, तो इसका क्या निकालना है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपके पास। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक निकालना है आपके पास, ठीक। तो थोड़ा सा आपको समझ लेना है कि ये आपके पास पूछ क्या रहा है आपके पास। ई आपके पास जो समुच्चय दिया हुआ है उसमें आपके पास दे रखा है कि 2x प्लस 5 = क्या होना चाहिए 9। तो ई में रहा होगा आपके पास, देखो x की वो वैल्यू जो इसको संतुष्ट करे। तो आपको जब सिंप्लीफाई करोगे आपके पास था 2x प्लस 5 = 9, तो 2x = 4, तो x = कितना रहा है 2 प्राप्त हो रहा है। देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपके पास, यही प्राप्त हो रहा है। तो x बराबर 2, यहाँ पर यहाँ पे यानी ई में क्या है भाई, ये ही एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करे, तो इसमें केवल क्या रहा है 2। तो ई डैश क्या होगा, ई डैश मतलब u माइनस ई, इस केस में n माइनस ई। तो n माइनस ई में तो बहुत संख्या आएंगे 2 को छोड़ के, ये इस प्रकार से। तो ई डैश ये इस प्रकार से मिल रहा है। अब समूचे निर्माण रूप में ये लिखा होता, अब ये तो मैंने रोस्टर रूप में लिखा, समूचे निर्माण रूप में क्या होगा, अब देखिए इसको लिखेंगे ई डैश इक्वल टू, थोड़ा ध्यान देना, इसमें क्या है, इसमें 2 था, इसमें 2 नहीं है, यानी जो इसको संतुष्ट कर रहा है, इस इक्वेशन को जो संतुष्ट कर रहा है वो था 2। अब जो मैं ये लिख रहा हूँ ये यानी इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेंगे, किसी भी वैल्यू को आप यहाँ पर रख लीजिए, कि इस ई डैश में से कोई भी मान आप यहाँ पर रख लीजिए एक्स का, वो इसको संतुष्ट नहीं करेंगे। तो ई बराबर हो जाएगा इस केस में एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू एन, एक तो प्राकृत होना चाहिए, और 2x प्लस 5 ≠ 9। तो देखो अगर ई में इक्वल टू वाला है तो उसमें क्या होगा, उसका परिवर्तन होगा नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू। ऐसे कहीं पर अगर ग्रेटर देन है तो कहीं वहाँ उसका जब परिवर्तन निकालें तो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब इसको देखिए, जैसे इसमें है, ये मैंने मान लिया f, अगला पार्ट ये है, इसमें भी वही है, सभी x का समुच्चय जहाँ x को प्राकृत संख्या होना है। अब यहाँ पर इक्वेशन है, यहाँ पर इक्वेशन है, यहाँ इसे कहते हैं असमीका। क्या कहते हैं, असमीका। आपके पास एक चैप्टर भी आपके पास आएगा, ये रैखिक असमीका है, एक चर पर आधारित, ठीक। तो इसका क्या निकालना है आपको, इसका सॉल्यूशन निकालना था आपको, ठीक। तो मुझे कहने का अर्थ है इसका परिवर्त निकालना है आपके पास, ठीक। तो जो इसको कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जो उसका लिए आपके पास उसका कन्वर्स निकालना, मतलब आपके पास एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास एफ, सबसे पहले मैं एफ को लिख देता हूँ कि x का ऐसा मान जिसके लिए 2x प्लस 1 क्या हो जाए 10। आप इसको इक्वेशन के जैसे सॉल्व करोगे, मान लो 2x प्लस 1 = 10 है, तो यानी 2x = 9, तो x बराबर कितना रहा 9/2, ये इस प्रकार से होना है। यानी जब x का मान 9/2 से अधिक होगा तो हमें से क्या होगा 10 का मान, ये क्या होने वाला है आपके पास 10 से अधिक होने वाला है आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कि x को प्राकृत भी होना है, और 9/2 से अधिक क्या होगा भाई, 9/2 मतलब 4 से अधिक, ये तो यानी 4 से अधिक आपके पास, ठीक। तो इस प्रकार से है। तो ये जो आपके पास था इस क्वेश्चन में आपके पास, तो मैं इसको लिख सकता हूँ थोड़ा सा और रूप के, यानी x ऐसा होना चाहिए जिसको प्राकृत भी होना और इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो यानी x का मान क्या होना चाहिए 9/2 जो है वो इक्वेशन के रूप में इसको संतुष्ट कर रहा है। यानी अगर आपको ये वैल्यू बड़े चाहिए तो 9/2 से अधिक होनी चाहिए। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सभी x का समुच्चय जहाँ x बिलोंग्स टू x एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2, ये कुछ ऐसा है। मतलब उसको मैंने थोड़ा और सरल कर दिया, मैंने उसको सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा जब ये 9/2 तब तो बराबर होता है, पर मुझे अगर ये वैल्यू 2x प्लस 1 की वैल्यू 10 से अधिक चाहिए तो क्या हो जाए 9/2 से अधिक होना चाहिए, ठीक। अब इसका क्या निकालना था, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक निकालना। तो कैसे निकालेंगे आपको मालूम है, एफ, मैं इसको इस बार रोस्टर रूप में नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपके पास। तो हो जाएगा सभी x का समुच्चय एफ डैश जहाँ x बिलोंग्स टू एन एंड इसका ठीक उल्टा, यानी x का मान 9/2 से अधिक था ना, तो आपके पास क्या चाहिए, आपको उससे कम के लिए चाहिए होगा। ये ग्रेटर देन था तो ये हो जाएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू, अब क्योंकि इसमें 9/2 तो बराबर हो नहीं सकता क्योंकि वो प्राकृत भी है, तो लेस देन ले लेंगे आपके पास। क्या ले लेंगे, लेस देन। इक्वल टू क्यों नहीं लिया, क्योंकि 9/2 है ना, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं। या मैं अगर मैं लिखता है कि नॉट ग्रेटर देन, तो उसको नॉट ग्रेटर मतलब लेस देन ही होगा। 9 इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 9/2 है ना, इसको प्राकृत भी होना है, तो 9/2 प्राकृत संख्या नहीं है, तो क्या होगा लेस देन 9/2 आपके पास हो जाएगा, ठीक। तो ये था आपके पास सिंपल सा टॉपिक जो हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा उस पर आधारित, ठीक। अब 5वां क्वेश्चन जो है
वो आपके पास वेन आरेख बनाने पे आधारित है। ठीक है, तो ये आपके पास है पहला, इसका 5वें का पहला कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। इसको मैं बताने से पहले मैं आपको इसी क्वेश्चन तीसरे वाले के लिए मैं बोलता हूँ। जब आपके पास शब्द शब्द के रूप में आता है ना प्रश्न, यानी आपके पास समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय दिया हो, तो अगर उसका पूरक निकालना है तो पूरक का अर्थ है उससे नेगेटिव बनाना है। मतलब अगर इक्वल टू दिया है तो नॉट इक्वल टू, लेस देन दिया है तो ग्रेटर देन, एंड दिया है तो और आ जाएगा, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट यानी उसका पूरक आने वाला है पास। ठीक, उसका थोड़ा सा ध्यान देना। कहीं पर इक्वेशन था तो इक्वेशन से का कॉम्प्लीमेंट था डज नॉट इक्वल टू, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन था, अब क्या हो जाएगा लेस देन। इक्वल टू इसलिए नहीं आया यहाँ पर क्योंकि ये 9/2 एक प्राकृत संख्या नहीं है, तो उससे छोटी संख्या आपके पास आना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास हुआ। अब वैन आरेख बनाना है आपको, बनाना है ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी मतलब क्यों, यही बात है, आपने पढ़ा है डेफिनेशन के अनुसार यही है। अगर किसी समूचे का पूरक निकालना तो उसको यू में से उस समूचे को निकालना होता है। ठीक, जब इसका वैन आरेख बनाना तो वैन आरेख हो जाएगा, देखिए ये हो गया यू, और दो समुच्चय मैंने ले लिया ए और बी। ए ये है और बी, आपको मालूम है ये ए था और ये बी। जब मैं बात करता हूँ ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी ये है, ये ए यूनियन बी है। ये क्या है, ये आपके पास था ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब वो भाग यूनिवर्सल सेट का जो इन दोनों के अलावा है, मतलब ये वाला भाग, ये जो भाग छूट गया ना, ये आपके पास जो आउटर पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बन गया आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये तो ए यूनियन बी था पूरा भाग जो बन रखा है आपके पास, ये मैं जो शेड कर रहा हूँ जिसको, ठीक है, डार्क भी कर सकता हूँ। ये जो भाग मैंने डार्क कर दिया है ये है ए यूनियन बी, और जो इसके अलावा जो भाग रह गया है इस यूनिवर्सल सेट में वो क्या कहलाएगा आपके पास, उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक, अब अगला वाला पार्ट को देखो, इसको मैं करूँगा डी मॉर्गन रूल के अनुसार। तो डी मॉर्गन रूल के अनुसार क्या था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये जो था इसको आप देखो तो ये था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपके पास ये डी मॉर्गन रूल है, रूल को या लॉ को बात ही की। ठीक है, तो आपने कहा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश, तो ये क्या बन रखा है, ये भी तो बन रखा है भाई। तो यानी इसका वैन आरेख भी क्या होगा, इसी प्रकार का होगा। ठीक, तो अगला एक और पार्ट आपके पास है इसका, उसको भी आप कर सकते हो। वो आपके पास है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन आप निकाल तो उससे कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी आपके पास डिपेंड करती है कॉम्प्लीमेंट पे, मतलब डैश पर। ठीक है, तो सिंपल सी आपके पास है, ज़्यादा कुछ उसमें आपके पास है नहीं। तो आप है ना थोड़ा कॉम्प्लीमेंट में ध्यान देना, आपके पास मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं, हम पढ़ते हैं ए नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे ना तो उसमें घटना ए होगी तो उसका पूरक पढ़ते हैं ए नहीं, किसी घटना के नहीं होने का। ठीक, तो यहाँ पर भी हम कह देंगे कि कोई आपके पास समुच्चय ए है तो डैश क्या है ए नहीं, जो ए में नहीं है वो आएंगे आपके पास। ठीक, तो यानी उसका हम कहते हैं कि शब्द होते हैं ना आपके पास जो वाक्य होते हैं, तो कुछ अफर्मेटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं, तो अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में भी होने वाला है। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, एक समुच्चय जो दिया है ए, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा यानी पूरक होगा, यानी उसके वो अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है उनको लेना होता है। यूनिवर्सल सेट के ऐसे अवयव जो ए में नहीं है। ठीक, तो आप इस एक्सरसाइज को करना, आपके पास आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ लिया करिए आपके पास। ठीक, ओके।